नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि सतपाल मलिक का क्या हो रहा है। सतपाल मलिक जो मेघालय के गवर्नर हैं और पिछले 2-3 साल से, जब से 370 कश्मीर से हटाई गई है, तब से वो केंद्र सरकार से नाराज़ हैं। और जब से मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं तब से उनके मन में बीजेपी के प्रति थोड़ी खटास सी आ गई है। और उनकी बातें जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जो बीजेपी के हाई कमान को चुभती रहे। और यही वजह है कि लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार सतपाल मलिक के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताने जा रहा हूं कि सतपाल मलिक के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और असल में बीजेपी के साथ उनके संबंधों के खटास के पीछे वजह क्या है, मैं बताता हूं आपको। पहले इसके लिए इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। और सतपाल मलिक आज के नहीं है साहब, 1946 की पैदाइश है सतपाल मलिक की। और आपको मैं बता दूं कि इनकी जो स्थिति है फ़िलहाल, ये 18 अगस्त 2020 से मेघालय के गवर्नर हैं। उससे पहले ये 18 अगस्त तक ये गोवा के गवर्नर थे, 3 नवंबर 2019 से। फिर उससे पहले ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, 370 हटने से पहले वहाँ पर ये गवर्नर रहे 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। इससे पहले 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक ये बिहार के गवर्नर थे। और 21 मार्च से 28 मई 2018 के बीच इन पर उड़ीसा का भी अतिरिक्त चार्ज रहा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 30 सितंबर 2017 से और आज तक ये लगातार गवर्नर के प्रोफाइल में है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सतपाल मलिक हर मौके पर बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वैसे ये पहले नहीं कर रहे थे, जब तक ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे इनकी खूब तूती बोली। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्प्लिट किया गया, वहाँ से 370 हटाई गई और इन्हें दूसरे स्टेट में भेजा गया, गोवा में भेजा गया, फिर अब मेघालय में भेजा गया, तब से इनका दिमाग जो है वो घूम गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 2014 में और 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और इन्होंने बीजेपी से कहा था कि मुझे आप लोकसभा का चुनाव लड़वा दीजिए। ये हकीकत बात है। इनका वेस्ट यूपी से लेना देना है। मूल रूप से ये जो वेस्ट यूपी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरठ के आसपास की इनकी कहीं की पैदाइश है, एग्जैक्टली मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो रहा है। और इन्होंने कई बार लोकसभा में और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के साथ की थी। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी बनाई थी बीकेडी 70s, अर्ली 70s में। तो 1974 से 77 तक ये बागपत सीट से विधायक रहे थे बीकेडी के टिकट पर। और बागपत सीट आरएलडी का गढ़ मानी जाती है। एक जाट कम्युनिटी से आते हैं ये बागपत के हिसावदा विलेज में। हालांकि ये पहले मेरठ जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हिसावदा गांव बाद में चला गया। बागपत जब जिला इसमें से अलग होकर बना। मेरठ कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वेस्ट यूपी की राजनीति से आते हैं, छात्र राजनीति से आए। फिर 1980 से 1989 तक ये उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा मेंबर रहे। 1989 में ये जनता दल में चले गए। चरण सिंह के साथ इनकी खटपट हो गई और जनता दल में चले गए। 1989 से 91 तक ये अलीगढ़ से जनता दल के टिकट में लोकसभा के सांसद रहे। फिर इसके बाद इन्होंने 1996 में सपा के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहाँ से हार गए। चौथे स्थान पर रहे, केवल 40,000 वोट उन्हें वहाँ पर मिले थे। 2012 में फिर इसके बाद ये बीजेपी में आ जाते हैं और इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है बीजेपी में। एक बड़ा पद के साहब, हमें असल में उस समय बीजेपी को ज़रूरत थी वेस्ट यूपी में किसी जाट फेस की। तब तक डॉक्टर संजीव बालियान नहीं आए थे। उस समय अजीत सिंह के सामने बीजेपी चाह रही थी किसी जाट नेता को खड़ा किया जाए वेस्ट यूपी में। और अजीत सिंह के साथ उनका ही कोई पुराना साथी, चरण सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, उनके साथ भी उन्होंने कुछ समय काम किया। तो उन्हें लगा बीजेपी वालों को कि इन्हें ले लेते हैं। उस समय बीजेपी का धंधा वैसे भी यूपी में बहुत मंदा चल रहा था, तो इन्हें ले लिया गया और पार्टी में इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2012 से और 2017 तक इन्हें कोई चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और एक फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर डेवलप होने लगी।
यही वजह है कि सतपाल मलिक लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं और इनकी नाराज़गी तब सही मायनों में सामने आई जब जम्मू कश्मीर से इन्हें गोवा और मेघालय जैसे छोटे स्टेट का गवर्नर बनाया गया। इन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ बड़ा पद दिया जाएगा, मुझे राज्यसभा में भेजा जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें रही इनके मन में और तभी से इनके मन में खटास आई। पहले कृषि कानूनों के मुद्दे पर उन्होंने लगातार बोलना शुरू किया। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर ये बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं लंबे समय से। अब बताता हूं आने वाले समय की स्थिति, ज़्यादा इनकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताऊंगा। आने वाले समय में ये आरएलडी ज्वाइन करने जा रहे हैं आगामी 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को शामली जिला है वेस्ट यूपी का, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय लोक दल जो जयंत चौधरी वाली पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल की एक बड़ी रैली होने जा रही है। वहाँ पर किसान सम्मान रैली कुछ इस तरह का उसका आयोजन किया जा रहा है और उसमें ये शिरकत लेंगे और वहीं पर विधिवत रूप से ये आरएलडी ज्वाइन करने का ऐलान कर देंगे। उस रैली में मैं आपको बताऊं कि जयंत चौधरी भी खुद अतिथि होंगे, लेकिन मुख्य अतिथि इनको बनाया गया है। आप सब जानते ही हैं कि जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप है और समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोग से उन्हें अभी कुछ ही समय पहले राज्यसभा में भी भेजा है। तो आने वाले समय में जयंत का कहना है कि हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं सपा के साथ गठबंधन में। और ये चर्चा है कि जो कैराना लोकसभा सीट है वेस्ट यूपी की, वो आरएलडी के खाते में आ रही है और उस कैराना लोकसभा सीट से चर्चा है कि सतपाल मलिक चुनाव लड़ सकते हैं और शामली कैराना लोकसभा सीट का हिस्सा है, तो इसीलिए वहाँ इन्हें ज्वाइन कराया जा रहा है। लेकिन आसान नहीं होगा इनकी ज्वाइनिंग, इनका गठबंधन आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल है, उसमें इनके बड़े पुराने कई दुश्मन हैं। एक दिग्गज नेता हैं हरिंदर मलिक, वेस्ट यूपी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और उनके बेटे पंकज मलिक इस समय मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो हरिंदर मलिक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट मिल जाए मुजफ्फरनगर से, जो कैराना से लगती हुई सीट है। तो ऐसे में दोनों सीटों से गठबंधन किसी जाट को टिकट दे देगा, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सतपाल मलिक मुजफ्फरनगर लड़ना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर आएंगे तो फिर हरिंदर मलिक का चांस नहीं बनेगा या फिर बागपत से लड़ना पड़ेगा उन्हें। तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि सतपाल मलिक के बारे में जो वेस्ट यूपी के लोग हैं जानते हैं। ये जिन हरिंदर मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, इन हरिंदर मलिक और सतपाल मलिक का जब ये कभी साथ में लोकदल में हुआ करते थे अजीत सिंह के समय, तो सतपाल मलिक पर आरोप लगाए थे हरिंदर मलिक ने कि सतपाल मलिक उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। एक नफीस नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था वेस्ट यूपी में, जिसे बाद में एनकाउंटर में मार दिया गया था। नफीस नाम के उस गैंगस्टर ने आरएलडी ज्वाइन कर ली थी और हरिंदर मलिक ने साफ तौर पर यह कहा था कि सतपाल मलिक ने उस गैंगस्टर को आरएलडी ज्वाइन करवाई है और वो मेरी हत्या कर सकते हैं। तो इनका जो पुराना रिकॉर्ड है ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वेस्ट यूपी में अगर ये आरएलडी को ज्वाइन करेंगे तो इनके पुराने दुश्मन बिलों से निकलकर बाहर आने वाले हैं और इनके लिए काम आसान नहीं रहने देंगे। लेकिन इतना तय है, चर्चा तो ये भी है, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि चर्चा तो ये भी है कि 4 अक्टूबर को इनका राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने जा रहा है और इसी वजह से इन्हें चुनाव लड़ने की जल्दी है और ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल। इसके अलावा कोई और पार्टी ने लेगी भी नहीं। कांग्रेस में इनका कुछ होने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी में इनकी एंट्री बहुत मुश्किल है और ले देकर आरएलडी ही बचती है। और आरएलडी में भी बताऊं मैं, चौधरी चरण सिंह जब जेल चले गए थे इमरजेंसी में, तो उस समय इन्होंने कुछ काम नहीं किया था चौधरी चरण सिंह के लिए, और चौधरी चरण सिंह ने इसलिए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था कि यार मैं तो अंदर आ गया हूँ, कम से कम तुम तो लोगों को मोटिवेट करते रहो, लोगों से जुड़े रहो। और उस समय इन पर अनुशासनहीनता के भी आरोप लगे थे। तो ये आरएलडी के लिए भी कोई मुफीद नहीं साबित होंगे। पहले चरण सिंह को धोखा दे चुके हैं, फिर उसके बाद अजीत सिंह के समय में धोखा दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। अब जयंत चौधरी इन्हें क्या सोच कर ला रहे हैं, जयंत चौधरी को इनके अंदर क्या नज़र आ रहा है, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सतपाल मलिक ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला कर लिया है। और चूंकि बीजेपी में उन्हें ना 2014 में टिकट मिला, ना 2019 में टिकट मिला, और ये लोगों से ये भी कह रहे हैं कि मुझे आप उपराष्ट्रपति बनने की भी ऑफ़र दी गई थी, लेकिन मैं उपराष्ट्रपति नहीं बना। और किसानों के बीच आकर शायद यही बात वो कहने वाले हैं। देखते हैं 3 अक्टूबर को क्या कहानी होती है। और सतपाल मलिक के बारे में
आगे भी मैं अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।